अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 के अंदर 8, 9, 11, 12 और 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको ज़रा हम इस तरह डिस्कस करेंगे जिस तरह शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। वन ऑफ देम इज क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को हम पढ़ते हैं। सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या फर्क है? वैसे टेक्निकली तो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जो सेटअप होता है बिटवीन द मेटल एटम और उनके आयंस में। कंडीशंस का फर्क है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करके मेजर किया जाता है। हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। देखें स्टूडेंट्स, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? द पोटेंशियल सेटअप, वो पोटेंशियल जो बन जाता है कब? जब एक इलेक्ट्रोड इज इन कॉन्टेक्ट विद, अपने कॉन्टेक्ट में आता है, किसके साथ कॉन्टेक्ट में आता है? सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस, अपने ही आयंस के सॉल्यूशन के साथ, वो कहलाएगा इज कॉल्ड सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप इसको यूं समझें कि आपके पास ये कंटेनर है, ये इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जिसमें कॉपर आयंस है, और आप इसमें एक मेटल का पीस, कॉपर मेटल का पीस हैंग कर देते हैं। अब कॉपर के आयंस और इस मेटल के एटम्स में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा वो कहलाएगा सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाँ, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन या टेम्परेचर या कंडीशंस आर नॉट नेसेसरी, बट देयर विल बी अ पोटेंशियल डेवलप। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जरा उसकी तरफ जाते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसमें स्टैंडर्ड कंडीशंस चाहिए होंगी टू मेजर इट। ये वो पोटेंशियल है, द पोटेंशियल सेटअप, ये वो पोटेंशियल है जो बन जाता है व्हेन इलेक्ट्रोड इज इन कॉन्टेक्ट विद 1 मोलर solution of its own ions। देखें 1 मोलर सॉल्यूशन है इसके आयंस का, 1 मोलर। पहले मैंने ये कोई कंडीशन नहीं लगाई, अब मैंने एक कंडीशन लगा दी। एट 298 केल्विन या 25 डिग्री, ये कहलाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है, इस वजह से इसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टूडेंट, दूसरी बात याद रखिएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया जाता है, मेजर्ड बाय, ये मेजर किया जाता है यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कैसे? आपने जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, फॉर एग्जांपल मेटल एम है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, इसको कनेक्ट कर दें शी के साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, और यहाँ लगा दें वोल्ट मीटर और दरमियान में लगा दें साल्ट ब्रिज। उसके बाद आप क्या करें, वोल्ट मीटर की रीडिंग देखें और उसकी नीडल की डिफ्लेक्शन देखें, तो आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पता लग जाएगा। नाउ स्टूडेंट, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पूछा जा रहा है। ये मैंने आपको लेक्चर में डिटेल से समझाई थी इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें हमने बहुत सारे रिएक्शंस को डिस्कस किया था।
दूसरी बात जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, वो ये है कि कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए कॉपर इलेक्ट्रोड्स की मौजूदगी में, और सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए सिल्वर इलेक्ट्रोड्स की मौजूदगी में, तो क्या होगा? देखें, बड़ी सादी सी बात है। हम यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे लिखते हैं एनोड, यहाँ पे लिखते हैं कैथोड। देखें, इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास कॉपर सल्फेट, एनोड है कॉपर का, कैथोड भी है कॉपर का। होगा यूं कि जब आप इसमें से इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे ना कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइट में से, यानी कि एक्वस कॉपर सल्फेट में से, तो एनोड में से कॉपर डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये जो एनोड है इसमें से कॉपर उतर उतर के कॉपर आयंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, और कैथोड पे से के ऊपर कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। इस पे क्या होगा, कॉपर आयंस आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और कॉपर मेटल के तौर पर डिपॉजिट हो जाएंगे। कैथोड की थिकनेस इंप्रूव करना शुरू हो जाएगी, एनोड की थिकनेस कम होना शुरू हो जाएगी। अब मैं सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन नाइट्रिक एसिड के साथ बनाया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट विद सम अमाउंट ऑफ नाइट्रिक एसिड एज इलेक्ट्रोलाइट हम इसमें ऐड करते हैं। अब मेरे पास जो कैथोड है, मैं अगर यहाँ पे लाइन लगा दूं तो बेहतर है। मेरे पास एनोड है वो भी सिल्वर का है, मेरे पास कैथोड है वो भी सिल्वर का है। अब होगा यूं, सेम वही होगा जो ऊपर हमारे सॉल्यूशन के साथ हो रहा है। सिल्वर का जो कैनोड है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। किस तरह? सिल्वर जो होगा वो क्या करेगा, सिल्वर आयंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इधर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा सिल्वर। अब मैं बताता हूं ये डिपॉजिट कैसे होगा। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सिल्वर मेटल की फॉर्म में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। अब ये डेपोजिशन क्यों हो रही है, मींस ऐसी कौन सी साइंस है कि डिपॉजिट भी हो रहे हैं और डिसॉल्व भी हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैथोड ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मेटल? स्टूडेंट, बड़ी सादी सी बात है, कॉपर और सिल्वर इसलिए डिपॉजिट हो रहे हैं क्योंकि इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो बड़ी सादी सी बात है, हाइड्रोजन आयंस की मौजूदगी के बावजूद कॉपर का डिपॉजिट होना कैथोड पे ये शो कर रहा है कि कॉपर और सिल्वर दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, लिहाजा वो डिपॉजिट होंगे रादर देन के आपके डिपॉजिट हो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। व्हेन हाइड्रोजन आयंस आर गेट डिपॉजिटेड दे विल फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बने, हाइड्रोजन आयन डिपॉजिट हो, उसके बजाय कॉपर और सिल्वर इसलिए डिपॉजिट हो रहे हैं क्योंकि उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है। नाउ स्टूडेंट, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 वी आर आस्क्ड that this reaction is possible or it is feasible or it is spontaneous। ये spontaneous तब होगा जब इन दोनों की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल को जमा किया जाए तो आंसर जो है वो पॉजिटिव आए। यानी कि टोटल अगर इन दोनों के हाफ सेल्स को जोड़ा जाए और इनसे बनने वाली ईएमएफ जो है वो पॉजिटिव आए, यानी कि इनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल का सम जो है वो पॉजिटिव आए। टोटल पोटेंशियल किस तरह कैलकुलेट करेंगे, या सेल का टोटल पोटेंशियल या यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही है उसको और जो चीज रिड्यूस हो रही है उसका रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को जमा किया जाए। अगर आंसर पॉजिटिव आए तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अगर इन दोनों का आंसर नेगेटिव आए तो वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल ही नहीं है। उसको आप जबरदस्ती तो चला सकते हैं, वो खुद कार नहीं होगा, खुद नहीं चलेगा। अगर मैं रिएक्शन को गौर से देखूं तो आयरन +3 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है आयरन +2 के अंदर। इसका मतलब है ये जो आयरन +3 है इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, सो इसकी क्या हो रही है, इसकी रिडक्शन हो रही है। जो आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है +0.77 वोल्ट। सिल्वर जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो है Ag+ और एक प्रोड्यूस कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट, इसका हमने रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ा हुआ है
जो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव में होगा, वो होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा। वैसे इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, वो होगा -0.7994। मैं उसको 0.7994 को अप्रोक्सीमेटली 0.80 वोल्ट लिख लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल को ऐड करता हूँ। तो उसको ऐड करने के लिए मेरे पास फार्मूला है E नॉट सेल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये -0.80 प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ये 0.77। मेरा जो आंसर आता है ना वो आता है अप्रोक्सीमेटली 0.03 वोल्ट। अब देखें मेरा जो आंसर आया वो नेगेटिव में आया। इट सेज कि ये जो मेरा रिएक्शन है ना ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, लिहाजा ये खुद कार नहीं है, खुद नहीं चल सकता, इट इज नॉट फिजिबल। तो अगर ये स्पॉन्टेनियस नहीं है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इसका ऑपोजिट रिएक्शन होगा, यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेफिनेटली इसका ऑपोजिट जो होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। वो मैं लिखूंगा Fe2 प्लस with silver ion forms Fe3 प्लस with silver metal, यानी कि सिल्वर मेटल इसमें डिपॉजिट होगी रादर देन के जो आयरन है वो सिल्वर से आयन बाय कर ले। सिल्वर आयरन से आयन खरीदेगा, लेगा, छीनेगा और खुद को एज अ मेटल डिपॉजिट करेगा। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। इसके दो हिस्से तो हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। हम जिसमें ज़्यादा डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं वो इसका पार्ट ए है। हम एक्चुअली इसका पार्ट बी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और वोल्टिक सेल में क्या डिफरेंस होता है, कंडक्शन थ्रू मेटल एंड मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। लिहाजा मैं कोशिश करूँगा कि इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं रादर देन के मैं इनकी डिटेल्स में जाऊं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट मैं क्या करता हूं, इनके डिफरेंसेस लिखने के लिए मैं दरमियान में एक थिक लाइन लगा लेता हूं जो शो करेगा कि मैं एक साइड पे एक वैल्यू को डिस्कस कर रहा हूं और दूसरी साइड पे दूसरी वैल्यू को डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पे हम करते हैं आयोनाइजेशन को डिस्कस और दूसरी साइड पे करते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस को डिस्कस, वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले बात तो ये है आयोनाइजेशन होता है क्या है। आयोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस आयंस में कन्वर्ट हो जाती है। अ सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू इट्स आयंस। ठीक हो गया। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इसमें सब्सटेंस डीकंपोज हो जाती है अपने सॉल्यूशन के अंदर या मोल्टन स्टेट में मौजूद होते हुए ये डीकंपोज हो जाती है विद द हेल्प ऑफ करंट। आ सब्सटेंस डीकंपोज, चाहे वो सॉल्यूशन स्टेट में हो मोल्टन स्टेट में हो, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये जो डीकम्पोजिशन है ना ये अपने एलिमेंट्स में हो। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड इज डीकम्पोज्ड इनटू सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये इस तरह हो जाए। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस जो होता है ना उसमें और आयोनाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें एक और बड़ा मेजर फर्क ये होता है कि इसमें आयोनाइजेशन करने के लिए आपको इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत नहीं होती, इन दोनों की जरूरत नहीं होती। नो नीड ऑफ दीज थिंग्स। नीड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोड्स भी चाहिए होते हैं और इलेक्ट्रिक करंट भी चाहिए होता है। आयोनाइजेशन जो होती है ना, आयोनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो उसके लिए कोई खास असेंबली नहीं चाहिए होती, यू कैन डू इट इन एनी बीकर। जबकि इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए आपको सेल चाहिए होता है प्रॉपर, वो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें सारी प्रॉपर असेंबली लगी होती है, लाइक डीसी करंट का सोर्स लगा होता है, इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। लिहाजा सीधी सी बात है, आयोनाइजेशन जो है वो आपकी नो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट, नो
करंट और बैटरी रिक्वायरमेंट, एक्सटर्नल कोई सोर्स नहीं चाहिए, नो करंट रिक्वायरमेंट, ये ऑटो प्रोसेस है, ये खुद ही हो जाएगा। जबकि रिक्वायर्स डीसी सोर्स। अब इसकी एग्जांपल लिखनी है आपने तो बड़ी सादी सी है, सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व किया जाए, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो वो सोडियम आयन एक्वस और क्लोराइड आयन एक्वस बनाता है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये रिवर्सिबल होता है रिएक्शन जो आयोनाइजेशन का होता है, तो मैं यहाँ इसके ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इस रिएक्शन के, इस पॉइंट की। और जो इलेक्ट्रोलिसिस का होता है ना वो इरिवर्सिबल होता है अनटिल अनलेस आप करंट ना प्रोवाइड करें। दूसरी बात ये है, यहाँ पे मैं लिखूंगा एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन में से अगर आप करंट पास करते हैं तो वो बनाता है, बल्कि एक्वस सोल्यूशन लेने की बजाय हम मोल्टन में से कर लेते हैं, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा समझना। मोल्टन में से बनाता है सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस। बैलेंस करना है तो हाफ क्लोरीन के साथ लगा दें या 2 सोडियम के साथ और 2 सोडियम क्लोराइड के साथ लगा दें। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड ए वोल्टेइक सेल। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और यहाँ पे लिखता हूँ वोल्टेइक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। जबकि वोल्टेइक सेल में जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। स्टूडेंट, दूसरी बात, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाया जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। वोल्टेइक सेल के अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है उसमें एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है। इधर उल्टा होता है, इधर एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो प्रोडक्ट्स हैं, जो डेपोजिशन है, वो तो डेफिनेटली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन तो इधर भी होती है, वोल्टेइक सेल में भी होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है उसको रिक्वायर होता है डीसी सोर्स। इसको डीसी सोर्स नहीं चाहिए बल्कि ये खुद इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स है, ये खुद एनर्जी सोर्स के तौर पे काम करता है। इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एग्जांपल है डाउन सेल फॉर मेकिंग सोडियम एंड क्लोरीन गैस। वोल्टेइक सेल की एग्जांपल है लेड अक्यूमुलेटर बैटरी। नाउ स्टूडेंट, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द लास्ट पॉइंट, से पॉइंट सी। स्टूडेंट, ये थर्ड पार्ट है, कंडक्शन थ्रू मेटल्स एंड मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स। मेटल्स में से कंडक्शन, और दूसरा जो हमसे पूछा जा रहा है वो है मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर कंडक्शन कैसे होती है। ये हमसे इनका डिफरेंस पूछा जा रहा है। स्टूडेंट, मैं आपको बहुत जेनेरिकली इसकी डिटेल बताता हूँ। मेटल्स में जो कंडक्शन होती है हम ऑलरेडी चूंकि पढ़ चुके हैं, सो फॉर रिवीजन हम इसे पढ़ रहे हैं। फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेटल्स के अंदर कंडक्शन में। आपने इलेक्ट्रॉन पूल गैस थ्योरी पढ़ी थी और उसमें पढ़ा था कि मेटल्स के अंदर फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स में ना फ्री आयंस होते हैं। फ्री आयंस से हरगिज़ मुराद नहीं कि वो ऐसे आयंस हैं जो ऐसी नेचर के हैं जो इंतहाई डिफरेंट है फ्रॉम ऑर्डिनरी आयंस। हैं ये भी आयंस ही, मगर ये मूव कर सकते हैं अपनी जगह से। तो यहाँ फ्रीडम का मतलब है फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो ये वो आयंस हैं जो फ्रीली मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। मेटल्स में अपेरेंटली होता क्या है,
नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन है ब्लू कलर का और ये भागेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। जबकि मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि आपके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल यानी कि कैथोड और एनोड दोनों तरफ रिस्पेक्टिव आयंस मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल जो नेगेटिव आयन होगा जिसे आप एन आयन कहते हैं, नेगेटिव आयन को आप क्या कहते हैं? एन आयन। इस पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो ये जाएगा एनोड की तरफ, क्योंकि आपके मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस होते हैं। लिहाजा इधर कंडक्शन टू वे आप समझ लें होगी, यानी कि नेगेटिव आयंस पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेंगे और पॉजिटिव आयंस यानी कि कैट आयंस जो होंगे वो नेगेटिव प्लेट की तरफ भागेंगे। मेटल्स की एग्जांपल कॉपर है, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल आप फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now student, we have question number 15. There are two reactions और हमें EMF कैलकुलेट करनी है सेल की। The first reaction is chromium gaining electron. The second reaction is manganese oxide is converted into manganese 2 ions, यानी कि manganese +4 से +2 में आ रहा है। टेक्निकली ये भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अगर आप इनकी वैल्यूज देखें तो ऊपर वाले रिएक्शन की वैल्यू है 0.74 नेगेटिव में, नीचे वाली वैल्यू है पॉजिटिव 1.28। इसका मतलब जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है ना वो नीचे वाले की ज़्यादा है। लिहाजा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कम रिडक्शन पोटेंशियल वाले से ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वाले की तरफ होगा। सो टेक्निकली क्रोमियम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, लूज करेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन क्रोमियम से मूव करेंगे मैंगनीज वाले सोल्यूशन की तरफ तो क्रोमियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल नहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे। सो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना चाहूँ तो वो हो जाएगा पॉजिटिव 0.74 और मैंगनीज वाले का हम लेंगे, मैंगनीज आयन वाले का रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे पॉजिटिव 1.28। स्टूडेंट, ईएमएफ ऑफ सेल किसकी इक्वल होती है? ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल होती है, या आप यूं समझ ले ई ऑफ सेल इक्वल होती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसकी हो रही है और रिडक्शन पोटेंशियल जिसकी हो रही है। ये दोनों ऐड कर लेते हैं प्लस 0.74 और 1.28। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ तो जो मेरे पास आंसर आता है वो आता है तकरीबन 2 वोल्ट, 2.02 वोल्ट। सो मेरे पास जो इन दोनों को मिलाने से सेल बनेगा वो 2.08 वोल्ट का होगा। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।